पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज मैं जीएस एकेडमी के डायरेक्टर अतुल पुरोहित से आपको मिलाना चाहता हूं। हम बात करते हैं जीएस एकेडमी के डायरेक्टर अतुल पुरोहित से। अतुल, आपका स्वागत है नारी दूत चैनल पे। सभी नारी दूत के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। अतुल, आप 27 साल के युवा हैं और पिछले कई समय से आप इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो आपको इसकी प्रेरणा किसने दी? देखिए, 27 साल का युवा जरूर हूँ और ये जो जीएस एजुकेशन एकेडमी नाम से जो मैंने ये संस्था चलाई, पिछले गत 2 वर्षों से हम इस संस्था को चला रहे हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं पिछले करीब 8-9 साल से इस शिक्षा जगत में जुड़ा हूं। मैं एजुकेशन में काफ़ी जगह पढ़ा रखा हूं। आर्थिक रूप उनके लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। बट आज ये संस्था मेरी जो खुली है और संस्था में जो मैं आज काम कर रहा हूँ, इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये है कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। अगर शायद अर्थ के लिए काम करता, जिसे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, हालांकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, तो शायद ये संस्था कोविड में नहीं चल पाती। बट मेरा शुरू से ही जुनून है कि समाज के युवाओं के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि वो एक समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर और उसी से अपने देश के अंदर एक बदलाव ला सकें। राजस्थान में कोटा जिला जो है वो शिक्षा का हब है। हर परिवार के जो माता पिता है उनकी यही इच्छा रहती है कि मैं अपने बच्चों को कोटा भेजें ताकि वहाँ से वो आईएएस आईपीएस और बड़ी पढ़ाई करके आए ताकि उसका कैरियर और परिवार का उत्थान हो सके। तो ये सब होने के बावजूद आपने ये जीएस एकेडमी के बारे में कैसे सोचा? देखिए, जीएस एजुकेशन काफ़ी लोगों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता। ये मेरे दादा दादी का नाम है, जी गणेश दास पुरोहित और एस सरस्वती देवी। ये दोनों ही मेरे दादा दादी काफ़ी सालों से बीकानेर में रहे और मेरे दादा जो थे वो ईमानदारी के मूर्त थे। तो हमेशा हमें दादा प्रेरित करते रहते थे। आपने इसके बारे में कैसे सोचा? सोचा इसलिए कि जब मेरे दादाजी का स्वर्गवास हुआ कोविड के दौरान, तो मेरे मन में एक दिन मैं बैठा था तो मेरे मन में ये आया कि मैं शिक्षा जगत में पिछले 7-8 सालों से काम कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे मैं मेरी शिक्षा जगत का भी काम कर सकूं और मेरे दादा की जो एक कह सकते हैं अपन विरासत है। देखिए, संपत्ति विरासत नहीं होती, विरासत में सोच, विरासत में उनका जो स्वभाव, विरासत में उनकी जो समाज के प्रति और परिवार के प्रति जो देन थी, उस विरासत को मैं आगे लेने के लिए जीएस एजुकेशन एकेडमी की संस्था स्थापित करी। और बहुत मुझे बड़े बड़े नाम दिए गए, बड़े बड़े नाम हमने सोचे, बट मुझे लगता है कि मेरे दादा दादी ही मेरे मार्गदर्शक हैं और उन्हीं के आशीर्वाद के बदौलत मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ। तो इसीलिए मैंने उनके नाम से मेरे दादा के जो विरासत थी, ईमानदारी की, उस ईमानदारी की विरासत को मैं जीएस एजुकेशन एकेडमी के तहत आगे ले जा रहा हूँ। अभी ये देखा जा रहा है कि परिवार में माता पिता का दबाव बच्चों पर बहुत पड़ता है पढ़ाई का। इसके कारण कोटा में कई बच्चों ने आत्महत्याएं कर दी। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे बच्चों को? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि हम इस देश में रहते हैं जहाँ पे इतने वीर लोग पैदा हुए। हर परिवार में एक संघर्ष व्यक्ति होता है, हर समाज में एक संघर्ष व्यक्ति होता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज के युवा सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। परेशानियां हर के जीवन में होती है, बट सुसाइड उसका एक ऑप्शन नहीं है। तो कोटा बहुत बड़ा एजुकेशन हब है हमारे राजस्थान का, बट ये जो युवाएं, लड़के लड़कियां जो माता पिता प्रेशर के, मैं माता पिता का प्रेशर नहीं कहूँगा, समाज का प्रेशर, आसपास के जो दोस्त हैं, आसपास के जो संगत है, उसका प्रेशर इतना दबाव हो चुका है कि आजकल शायद बच्चे जो हैं वो उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बीच में रोक के एक प्रश्न और करना चाहता हूँ, वो ये कि ये सब कोटा में ही ज्यादा क्यों होते हैं? बाकी जो जिले हैं राजस्थान में, वहां देखने में बहुत कम आता है। सर, कोटा निश्चित तौर पर, जैसे कि आपने बोला, एक एजुकेशन हब है। वहां पर जितने भी संस्थाएं, स्पेशली मेडिकल,
मेडिकल फील्ड में जो इतना कंपटीशन कोटा के अंदर है, अब तो मैं नहीं कहूँगा कि इतना पहले के जब मैं पढ़ता था आज से 7-8 साल पहले तो फिर भी कोटा एक बहुत हब हुआ करता था। अब तो बीकानेर भी एक एजुकेशन हब के रूप में उभर रहा है, पर उसमें ज्यादा संस्थाएं होने के कारण, ज्यादा बच्चे होने के कारण ऐसी दशा कोटा के अंदर पाई जाती है और जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके जीएस एकेडमी के नाम से और भी कोई संस्थाएं बीकानेर या राज्य में कहीं हैं? नहीं, हमारी जीएस एजुकेशन एकेडमी नाम से कोई संस्था बीकानेर में नहीं है। हम एक ही संस्था चलाते हैं जूनागढ़ सूरसागर के पास में, और हमारा बेसिकली हम जो फील्ड में हैं वो है अप टू 8th से 12th क्लास, और हम बेसिकली कॉमर्स और आर्ट्स में डील करते हैं। सीए, बीकॉम, टेली एंड जो भी कंपटीशन कॉमर्स और आर्ट्स से रिलेटेड होता है उससे हम संबंधित हैं, और हमारी कोई भी शाखा नहीं। आजकल कॉमर्स का भविष्य लगभग अंधकार में नजर आता है। इस दौरान आपने कॉमर्स एजुकेशन ही देना उचित क्यों समझा, कॉमर्स और आर्ट्स? देखिए, मैं कॉमर्स का एक विद्यार्थी रहा हूँ, मेरे साथ में मेरा भाई आर्ट्स का विद्यार्थी रहा है, तो हमने कॉमर्स और आर्ट्स इसलिए चयन किया, पहली बात तो ये। और दूसरा, बिल्कुल आपकी बात सही है कि आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कॉमर्स बहुत डाउन हो गया है। कॉमर्स में बच्चों की रुचि कम हो रही है, स्कूलों में बच्चे नहीं हैं। उसका मुझे सबसे बड़ा कारण ये लगता है कि हर कोई माँ बाप या हर कोई समाज बच्चे को एक नौकरी के रूप में प्रस्तुत करता है। व्यवसाय किसी को पसंद नहीं। व्यवसाय देखने में हमें सब पता है, हम अंबानी का नाम लेंगे या अडानी जी का नाम लेंगे तो बहुत खुश होंगे, बट अपने बच्चों पर वो कोई देखना नहीं चाहता, क्योंकि वो संघर्ष जो पढ़ाई में होता है वही अगर व्यवसाय में करने लग जाए तो शायद समाज और सुधारक के रूप में ऊपर उठ सकता है। बट ये सबसे बड़ी एक कमी रही है कि कॉमर्स में विद्यार्थियों का क्रेज कम होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा मुझे रीजन ये लगता है कि भाई आज साइंस है, आर्ट्स है, इसका नॉलेज बच्चे को 9th-10th में ही हो जाता है, क्योंकि कुछ विषय ऐसे हैं जो 9th-10th तक लेवल में लगते हैं। बट कॉमर्स का जो एक सब्जेक्ट का एक अकाउंटेंसी वगैरह जो सब्जेक्ट्स हैं, ये 9th-10th में इंट्रोड्यूस नहीं किए गए हैं। इससे अभी तक बच्चों को उतना रूबरू नहीं हो रखे हैं वो कॉमर्स के बारे में। तो मैं राज्य सरकार को भी और हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं उनको भी मैंने ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 9th-10th के पाठ्यक्रम में जो है कॉमर्स को इंसर्ट किया जाए, ताकि जो बच्चे छोटे 9th-10th लेवल तक पढ़ रहे हैं उनको कॉमर्स के बारे में ध्यान दिया जाए, और आगे भविष्य में बिजनेस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है वो उनको बताया जाए, ताकि कॉमर्स के अंदर निश्चित रूप से संख्याएं बढ़ेंगी। आपकी संस्था या आप जैसी बीकानेर में असंख्य जो संस्थाएं हैं, इनके सामने प्रशासनिक या सरकार की तरफ से क्या चुनौतियां हैं? देखिए, सरकार बहुत अहम भूमिका निभाती है, चाहे वो समाज हो, चाहे वो एक शिक्षण संस्था ही क्यों ना। समाज के अंदर हम एक सकारात्मक सोच लाने का काम कर रहे हैं, ये सरकार के बिना नहीं हो सकता। सरकार में आप देखिए, हमारे जो शिक्षा मंत्री, सौभाग्य है हमारे बीकानेर का कि शिक्षा मंत्री हमारे बीकानेर के हैं, तो समय समय पर उन्होंने जो शिक्षा के अंदर नई नई जो स्कीम्स लॉन्च की हैं। चुनौतियों के बारे में पूछ रहा हूँ आपको मैं। चुनौतियां सबसे बड़ी तो ये है कि सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो सही होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा, मैं काफी सालों से पढ़ाता हूँ, काफी बच्चे मेरे पास आते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बोलते सर सरकारी स्कूल तो नहीं जाएंगे। सरकारी जॉब हर कोई लेना चाहता है, सरकारी टीचर हर कोई बनना चाहता है, बट सरकार में स्टूडेंट, सरकारी स्कूल में स्टूडेंट के रूप में कोई नहीं जाना चाहता। यहाँ तक कि मैं तो यह भी आश्चर्य होता हूँ, कभी कभी सुनता हूँ तो, कि सरकारी जो टीचर है वही अपने बच्चे को बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में डालते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकारी जो प्रशासन स्कूलों के अंदर है उसमें बड़ी, मुझे लगता है, सुधार करने की आवश्यकता है। राज्य के शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला साहब बीकानेर के हैं, और चूंकि शिक्षा विभाग का मुख्यालय बीकानेर में है, तो आपको क्या लगता है कि इसका फायदा बीकानेर के लोगों को, शिक्षण संस्थाओं को है? निश्चित रूप से है। देखिए, मैंने आपको जैसे बोला कि बीकानेर का सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि शिक्षा मंत्री हमारे बीकानेर से हैं, और बाकी जिलों के मुकाबले निश्चित रूप से बीकानेर को शिक्षा के अंदर काफी सौगातें मिली हैं।
लगता है कि अभी और भी इसमें सुधार की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि वो समय समय के अनुसार पूरी हो जाएंगी। और युवा है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो युवाओं को यही संदेश दूंगा कि सबसे पहले तो अपने व्यवहार पर काम कीजिए, क्योंकि पिछले 8 सालों से मैं इस संस्था में शिक्षा के जगत में हूँ। मुझे जो सबसे बड़ी कमी लगती है युवाओं के अंदर, वो है दिशा की और सोच की। डिग्री, पढ़ाई, देखिए कोई 2 बच्चे पढ़ाई में अच्छे होंगे, कोई 2 बच्चे खेलने में अच्छे होंगे, किसी की कुछ कला होगी, किसी की कुछ कला होगी। बट सोच और नियत और मानसिकता, ये अगर आपकी अच्छी हुई तो मुझे लगता है आप कोई भी क्षेत्र में जाएंगे तो हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आज के जो लड़के और लड़कियां जो युवा हैं, उनमें सोच की कमी है। आजकल के युवा भटकाव में हैं, दिन में 24 घंटे में 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा अपना कीमती समय मोबाइल में खराब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। इसके बारे में आप युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी समस्या है। जब भी हम टीचर्स, हम पेरेंट्स से मिलते हैं, रूबरू होते हैं उनसे, तो सबका एक ही कहना है कि सर हमारा बच्चा 5-6 घंटे फोन चलाता है। इससे युवाओं को उभरने की जरूरत है और मुझे लगता है माता पिता के भी यहाँ बहुत बड़ा एक रोल है। पेरेंट्स भी बच्चों को इस तरीके से प्रेरित करें, पेरेंट्स भी ऐसी घर के अंदर माहौल बनाएं कि वो फोन से दूर रहें। और मैं यही बोल रहा हूं कि सोच और व्यवहार के अंदर यही चीजें आती हैं। पढ़ाई हर कोई व्यक्ति कर लेता है, अंत में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है, बट जो प्रोसेस है वो बहुत जरूरी है। बच्चों को किस तरीके से बैठना, स्पेशली अपोजिट जेंडर, एक लड़का लड़की के बारे में क्या सोच रहा है और एक लड़की लड़के के बारे में क्या सोच रहा है, ये जो दिमाग का खेल है, इसी को सकारात्मक करने की आवश्यकता। और मुझे लगता है जीएस एजुकेशन एकेडमी, हम निश्चित रूप से पढ़ाई तो कराते हैं, हर कोई संस्था जो बीकानेर में खुल रखी है वो अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छा पढ़ाती है, हम भी उसमें एक छोटी भूमिका निभाते हैं। बट हमारा सबसे पहला उद्देश्य जो रहता है वो बच्चे की सोच को सकारात्मक करना, अपने अपोजिट जेंडर के प्रति सोच, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाई हो, अपना मित्र हो, दोस्त हो, उसको सही नजर से देखा जाए, सही व्यवहार किया जाए और मानसिकता सही रखी जाए। अगर ये चीजें हैं तो मुझे लगता है कि पढ़ने का और पढ़ाने का काम हमारा है और बच्चों का पढ़ने का काम है, वो सीख ही जाएंगे पढ़ना। साथियों, आप अतुल पुरोहित, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि आप जीएस एकेडमी के डायरेक्टर हैं, इनका कहना है कि जिंदगी में व्यवहार, सोच, मानसिकता सकारात्मक होनी चाहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन विकास सेवक के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।